हेलो बच्चों, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड एंड प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट डिमांड। ये जो वीडियो है वो सेकंड पार्ट पे बनने वाली है, तो वो वीडियो आप लोगों को ऑलरेडी मिल चुकी है। जो भी बच्चे जो भी न्यू व्यूवर्स होंगे वो काम करें कि वो सबसे पहले जो है फर्स्ट वीडियो को देख लें, तो इससे क्या होगा, उनका जो बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा और साथ में जो है डिफ्लेशनरी स्पायरल का कॉन्सेप्ट भी वहाँ से समझ जाएंगे, फिर वो जो है इन्फ्लेशनरी स्पायरल पर आएँ। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक बात कहना चाहूँगी कि आप लोग इस चैनल को जरूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और जो आप लोगों ने अपने प्यारे प्यारे कमेंट दिए थे उसके लिए थैंक यू सो मच। और फिर वीडियो इसी के साथ ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है इन्फ्लेशनरी स्पायरल या इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी गैप कैसे जनरेट होता है। ठीक है, इससे पहले हमने डिफ्लेशनरी स्पायरल और डिफ्लेशनरी गैप के बारे में ऑलरेडी जान लिया। अब जो है वो क्या है, इन्फ्लेशनरी स्पायरल और इन्फ्लेशनरी गैप के बारे में हम जानेंगे। देखिए, एकदम से जो इन्फ्लेशनरी स्पायरल है वो डिफ्लेशनरी स्पायरल का वाइस वर्सा कॉन्सेप्ट होता है, एकदम एक दूसरे के अपोजिट है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है कि जो इन्फ्लेशनरी स्पायरल है इसमें एडीएफ जो है वो फुल लेवल पर है, एडीपी जो यानी कि प्लान एग्रीगेट डिमांड जो कि फुल है और एग्रीगेट डिमांड जो कि प्लान है, एडीपी जिसको डिनोट किया गया है। और सबसे पहला जो कर्व हम बनाते हैं वो हमारा 45 डिग्री के एंगल से वाई बनता है जो कि इक्वल है एग्रीगेट सप्लाई के। ये सब चीज़ें जो है मैं आपको फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, सेकंड में क्या है यहाँ पे देखिए, इसमें ये चीज़ क्या है, इसमें नया हुआ है, इसमें नया सिर्फ ये हुआ है कि हमारा जो एडीएफ है, यानी कि एडीएफ का मतलब है कि एग्रीगेट डिमांड जो कि फुल लेवल पे जितनी इकोनॉमी में होनी चाहिए वो क्या है, कम है। और जो प्लान्ड है यानी जो रियल में जो एग्जिस्ट कर रहा है इकोनॉमी के अंदर वो क्या है, वो ज़्यादा है। ठीक है, जैसे एक अनार 100 बीमार वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, तो अनार तो महंगा होगा ही, तो वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई हो गया। हो क्या रहा है कि फुल जो है वो क्या है, प्लान्ड जो है वो ई पर है, प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड जो है वो ई है और फुल एग्रीगेट डिमांड जो है वो E2 है। कैसे है ई हमारा जो प्लान्ड है वो ई कैसे एग्जिस्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या दे रहा है, ऑब्जर्वेशन में सब कुछ ऑलरेडी मेंशन है। ये आपका एडीपी है, एडीएफ है, एग्रीगेट डिमांड जो कि प्लान्ड लेवल पर है, एग्रीगेट डिमांड जो कि फुल लेवल पे है। ई क्या है, ई जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ई जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ पर हमारा एग्रीगेट सप्लाई जो है एग्रीगेट डिमांड को जो कि प्लान्ड लेवल पर है उसको इंटरसेक्ट कर देता है। सेकंड आपको बोल रहा है वहाँ पर थर्ड पॉइंट है आपका ये कि E2 जो है इक्विलिब्रियम सेकंड जो है वो कैसे एग्जिस्ट हुआ मार्केट में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एडीएफ जो है एग्रीगेट डिमांड जो कि फुल लेवल पे है वो एग्रीगेट सप्लाई को E2 पे इंटरसेक्ट कर देता है। अब यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम ये देखने को मिलती है कि जो प्लान्ड है वो ज़्यादा है, एक्सेस है, इक्विलिब्रियम ऑफ एग्रीगेट एडीपी, इक्विलिब्रियम ऑफ एडीपी इज मोर देन ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम ऑफ एडीएफ। तो गैप बिटवीन बोथ एडीपी और एडीएम में क्या है, एडीपी का इक्विलिब्रियम जो है वो क्या है, एक्सेस है एडीपी के एडीएफ के इक्विलिब्रियम के कंपैरिजन में। एडीएफ का जो इक्विलिब्रियम है वो लेस है, एडीएफ का इक्विलिब्रियम लेस है और एडीपी का इक्विलिब्रियम क्या है, मोर है, किसके कंपैरिजन में, एडीएफ के। तो ऐसी कंडीशन में जो गैप आएगा दोनों के बीच में, यानी दोनों कर्वों के बीच में गैप, वो हम E2 सेकंड इक्विलिब्रियम से डिनोट करते हुए लेके जाएंगे इस गैप को। तो क्या हो जाएगा, E2G हमने लाइन खींची, ये जो गैप आ रहा है ये क्या है, इन्फ्लेशनरी गैप है। और ये जो इन्फ्लेशनरी गैप है, इस गैप की वजह से क्या जनरेट होगा, इस इन्फ्लेशनरी गैप की वजह से हमारी इकोनॉमी में स्पायरल क्रिएट होगा जो कि इन्फ्लेशनरी स्पायरल के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, और ये जो इन्फ्लेशनरी स्पायरल इसके क्या इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे भाई, इसके भी इफेक्ट जो होंगे वो क्या होंगे, फेवरेबल तो होंगे नहीं। क्यों, क्योंकि किसी भी इकोनॉमी के लिए ना तो इन्फ्लेशन अच्छी होती है और ना ही डिफ्लेशन अच्छी होती है। गवर्नमेंट हमेशा क्या करती है, इकोनॉमी को स्टेबल करने की कोशिश करती है। ठीक है, और स्टेबल होनी भी चाहिए, वो और बात है। हमारी जो है इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाना थोड़ा कॉम्प्लिकेट प्रोसीजर हो जाता है, लेकिन ठीक है। यहाँ पे जो है कंक्लूजन में हम जानते हैं E2G, दिस इज G, E2G एक्सेस एग्रीगेट डिमांड क्रिएट इन्फ्लेशनरी स्पायरल इन द इकोनॉमी। इतनी सी चीज़ हमने जान ली, एकदम जो है जैसे हमने डिफ्लेशनरी स्पायरल के बारे में जाना था सेम एज इट इज़ वैसे ही है, बस क्या है कॉन्सेप्ट जो है वो वाइस वर्सा कर दिया, यानी हमने रिवर्स कर दिया कॉन्सेप्ट को। ठीक है, अब इसके सर्कुलर फ्लो को जानते हैं। हमारा पहले भी सर्कुलर फ्लो आया था और हमने उसको समझा था डिफ्लेशनरी स्पायरल के लिए। अब इन्फ्लेशनरी स्पायरल के लिए हम सर्कुलर फ्लो समझेंगे। ये जो इन्फ्लेशनरी गैप आया है ना, ये जो इन्फ्लेशनरी गैप आया है, यहाँ पे जो आया है उसे गैप बोलेंगे। ठीक है, उस गैप की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंक्रीज इन, यहाँ पे दे रहा है एक्सेस डिमांड है क्या,
एक्सेस डिमांड है। ये देखिए E2G जो है इन्फ्लेशनरी गैप को जनरेट करेगा, लेकिन उससे भी पहले हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो एक्सेस डिमांड है, प्लान्ड जो है वो ज़्यादा है, फुल क्या है कम है, यानी प्लान्ड यानी डिमांड जो है एक्चुअल में जो डिमांड हो रही है वो ज़्यादा हो रही है। तो एक्सेस डिमांड हो रही है इकोनॉमी में। एक्सेस डिमांड की वजह से क्या होगा भाई, आप प्रोड्यूसर, आपको पता है कि आपकी इकोनॉमी में क्या है, कमोडिटी की डिमांड बढ़ने वाली है जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ओबियसली आप जो है डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस को भी आप बढ़ाएंगे ही, और साथ के साथ जो है आप क्या करेंगे, प्राइस को बढ़ाने के साथ साथ आप क्या करेंगे, इन्वेस्ट भी ज़्यादा करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि बिकना तो सारा है। ठीक है, तो एक्सेस एग्रीगेट डिमांड, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, साथ में प्राइस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिमांड ज़्यादा हो रही है। प्राइस भी बढ़ जाने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे क्या होगी, लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, और वो क्या होंगे, उनको वर्क मिलेगा, प्रोडक्शन प्रोसीजर में वो एंगेज होंगे, और प्रोडक्शन प्रोसीजर में एंगेज होने के बाद क्या होगी, लोगों की इनकम भी बढ़ जाएगी, और जब इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो उसका इफेक्ट क्या मिलेगा, एक्सेस एग्रीगेट डिमांड। डिमांड क्या हो जाएगा यहाँ पे, भाई आपकी इनकम बढ़ गई तो आप जो है अपने लाइफ, जो आपका लिविंग स्टैंडर्ड है उसको इंक्रीज करेंगे, उसको बेटर बनाएंगे, उसके बेटरमेंट पे वर्क करेंगे। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, आप जो है लग्जेरियस का डिमांड करेंगे, बेटर क्वालिटीज़ का डिमांड करें। तो यानी कि कुल मिलाकर के आपका जो है डिमांड क्या हो गया है, इनकम बढ़ जाने की वजह से फिर से आप जो है, जो आप पहले इनिशियल जो डिमांड था उससे आप एक्सेस करेंगे, उससे ज़्यादा करेंगे, तो फिर से एक्सेस डिमांड हो जाएगी, और फिर एक्सेस डिमांड तो फिर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, फिर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज तो फिर जो है इनकम इंक्रीज। मतलब ये एक सर्कुलर फ्लो है जो ऐसे चलता रहेगा। हमने जान लिया किस तरह से हमारी इकॉनमी में इन्फ्लेशनरी गैप अराइज होता है, और इन्फ्लेशनरी गैप की वजह से इन्फ्लेशनरी स्पायरल क्रिएट होता है। और ये जो इन्फ्लेशनरी स्पायरल है ये एक्सेस डिमांड की वजह से क्रिएट होता है, क्योंकि प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज़्यादा होता है फुल एग्रीगेट डिमांड के कंपैरिजन में। अब इसके पीछे क्या क्या कॉजेज़ हैं जो जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड जो है वो एक्सेस होता है प्लान्ड लेवल पर फुल लेवल के कंपैरिजन में, तो इसको हम जानते हैं अब यहाँ पे। नंबर 1 आपको दे रहा है इन्वेस्टमेंट। जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाती है, इन्वेस्टमेंट क्यों इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि यहाँ जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ये होप होता है कि अगर वो ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो उनको रिटर्न भी क्या आने वाला है, अच्छा आने वाला है। दूसरा है प्राइवेट एक्सपेंडिचर, यानी पब्लिक जो है प्राइवेट एक्सपेंडिचर को अपने बढ़ा देती है। सेकंड पॉइंट है ये आपका, पब्लिक अपना प्राइवेट एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है, और इस जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर का जो इंक्रीज होने का मतलब होता है कि हमारी जो प्राइवेट सेविंग होने वाली है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। यानी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाती है और सेविंग का लेवल क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। तीसरा आपको पॉइंट दे रहा है कि गवर्नमेंट भी अपने एक्सपेंसेस को क्या करती है, इंक्रीज कर देती है, यानी गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा इकॉनमी में खर्च करने लगती है, इंपोर्ट का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी कि हमारी इकॉनमी में पैसा जो है, यानी जो मनी है, जो भी हमारे जो करेंसी है या जो हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज है, वो क्या हो रहा है, वो फॉरेन कंट्रीज़ में नहीं जा रहा है, वो हमारे यहाँ स्टॉक है, यानी कि हम उसका जो है वो हमारी इकॉनमी में ही फ्लो कर रहा है, और वो अदर कंट्री में नहीं जा रहा है। यानी कि इन्फ्लेशन आता ही तब है जब इकॉनमी में मनी जो होता है वो एक्सेस होता है। क्लियर। इंपोर्ट जो है वो क्या होता है, रिड्यूस हो गया, एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज हो गया, यानी कि अब जो है हमारा तो इंपोर्ट होने नहीं, हमारी फॉरेन करेंसी विदेश में जा नहीं रही है, उनकी और हमारे आ जा रही है, यानी कि इंपोर्ट जो है वो क्या हो गया, रिड्यूस होने के साथ साथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि एक्सपोर्ट जो है 5th पॉइंट में इंक्रीज हो रहा है, यानी विदेशी करेंसी जो है, यानी फॉरेन करेंसीज जो है वो हमारी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा आ रही हैं। गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, यहाँ पर टैक्स रेट को कम अगर कर देती है तो भी क्या होता है, एक्सेस एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट क्लियर अराइज हो जाता है इकॉनमी के अंदर, और क्या होता है यहाँ पे इन्फ्लेशनरी स्पायरल जो है वो क्या आता है, जनरेट हो जाता है। तो कट ऑफ टैक्स रेट मींस गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ पे लिखा लिविंग हाई डिस्पोजेबल इनकम, गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक के पास हाई डिस्पोजेबल इनकम को जो है क्या करती है, छोड़ देती है। अगर टैक्स रेट का कम हो जाने का मतलब यही होता है कि जो डिस्पोजेबल इनकम यानी टैक्स को चुकाने के बाद जो पब्लिक के पास या किसी भी पर्सन के पास जो मनी बचती है, जिसे वो अपने हिसाब से जैसे चाहे वैसे खर्च कर ले, उसे डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं, जिसपे उसके ऊपर कोई भी तरह की कोई भी लायबिलिटी नहीं जनरेट हो रही है, जिससे उसे अब बियर करना है, यानी हर तरह की लायबिलिटी से वो फ्री है, और अब वो जो इनकम बचा है वो टोटली उसका है और जैसे चाहे वैसे खर्च करे। यहाँ पे हम जानेंगे किस तरह से इकॉनमी के अंदर डेफिसिट एग्रीगेट डिमांड और एक्सेस एग्रीगेट डिमांड का एक चैनल क्रिएट होता है, किस तरह से वो जो है कई सारे फैक्टर्स को जनरेट करती है, प्रॉब्लम को जनरेट करती है, और कई सारे फैक्टर्स होते हैं उस प्रॉब्लम को जनरेट करने के पीछे। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले जो है डिफ्लेशनरी गैप, डेफिसिट एग्रीगेट डिमांड जो है उसकी वजह से डिफ्लेशनरी गैप आता है। डिफ्लेशनरी गैप जो होता है डिफ्लेशनरी स्पायरल को क्रिएट करता है। इसमें क्या होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज होता है, जिसे जो है हमारे इकोनॉमिस्ट केन्स ने इसको एक्सप्लेन किया है, केन्स ने, ठीक है। और इनके एक्सप्लेनेशन को हम केनेशियन थ्योरी के नाम से जानते हैं, इसे भी डिस्कस करेंगे हम। यहाँ पे क्या होता है, अनडिजायर्ड स्टॉक होता है, अनडिजायर्ड स्टॉक होता है। अनडिजायर्ड स्टॉक का मतलब ऐसे स्टॉक जो कि क्या है, बिकने से रह गए हैं, बिक नहीं पाए हैं पूरी तरह से। क्यों नहीं बिक पाए हैं, क्योंकि जो प्लान्ड है वो क्या है, कम है, और जो फुल है वो क्या है, ज़्यादा है।
तो प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे कम था और फुल का जो एग्रीगेट डिमांड का जो लेवल है वो क्या है, ज़्यादा है, जिसकी वजह से रिसोर्सेज जो है वो क्या है, कुछ ऐसे भी रह गए हैं, कुछ इकोनॉमी के अंदर कुछ ऐसे भी चीज़ें रह गई हैं जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रह गए हैं जो क्या है अभी तक पूरी तरह से एम्प्लॉयड ही नहीं हुए हैं, जिनको अभी तक पूरी तरह से यूज़ ही नहीं किया गया, तो क्या है अंडर एम्प्लॉयड रह गए हैं। साथ ही क्या है कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं क्योंकि डिफ्लेशन आ गया इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, मंदी छा रही है, तो लोग जो है कहते हैं उनके पास ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है, ज़्यादा जो है कहते हैं इनकम भी कम हो गई है, तो उनका जो डिमांड है वो भी ऑलरेडी कम है, डेफिसिट एग्रीगेट डिमांड है, तो डिजायर क्या हो जाएंगे यहाँ पे, क्या अनडिजायर्ड स्टॉक हो जाएंगे। प्रोड्यूसर ने क्या किया, ऑलरेडी प्रोडक्शन करते हैं जिसकी मांग नहीं हो रही है इकोनॉमी के अंदर, जब उसकी मांग नहीं हो रही है तो क्या है अनडिजायर्ड स्टॉक की कैटेगरी में आ जाएगा, और अनडिजायर्ड स्टॉक की वजह से क्या होता है यहाँ पे, अनडिजायर्ड स्टॉक की वजह से लॉस जनरेट होता है प्रोड्यूसर के लिए, अनडिजायर्ड स्टॉक की वजह से क्या होता है, लॉस जनरेट होता है, लॉस फॉर प्रोड्यूसर या लॉस ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट का क्या होता है, नुकसान होता है यहाँ पे, ठीक है। साथ ही हम इसको भी एक बार समझते हैं, उसके बाद फिर हम केनेशियन की थ्योरी को जानेंगे। एक्सेस एग्रीगेट डिमांड होगा इकोनॉमी के अंदर तो क्या होता है, इसकी वजह से इन्फ्लेशनरी गैप आता है, इसकी वजह से इन्फ्लेशनरी गैप जनरेट होता है, इन्फ्लेशनरी गैप की वजह से जो है, इन्फ्लेशनरी गैप की वजह से इन्फ्लेशनरी स्पाइरल क्रिएट होता है, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल क्रिएट होता है, और इन्फ्लेशनरी स्पाइरल के बाद क्या होता है यहाँ पे, यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज तो नहीं होता, ठीक है, लेकिन प्रोड्यूसर को क्या होता है यहाँ पे भी लॉस होता है, लॉस ऑफ प्रॉफिट होता है, प्रोड्यूसर को यहाँ पे क्या होता है, लॉस ऑफ प्रॉफिट होता है। क्यों होता है, क्योंकि अनफुलफिलमेंट ऑफ डिमांड। अब क्या होता है, अगर आपके पास देखिए दो तरह से होता है, एक जब आप एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर लेते हैं और उसकी डिमांड ना हो, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करते हैं, जब डिमांड नहीं होती तो आप प्राइस को कम कर देते हैं, यानी इसकी वजह से क्या होता है, प्राइस जो होता है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। दूसरा कंडीशन है, इन्फ्लेशन में भी लॉस क्रिएट हो रहा है, डिफ्लेशन का तो समझ में आया, इन्फ्लेशन में भी लॉस क्रिएट हो रहा है, क्यों क्रिएट हो रहा है इन्फ्लेशन में लॉस, क्योंकि इन्फ्लेशन में भी क्या होता है, अनफुलफिलमेंट ऑफ डिमांड होता है, यहाँ पे लोगों की डिमांड क्या है, मार्केट में ज्यादा है, एक्सेस एग्रीगेट डिमांड है, यहाँ पे पहले ही पता चल रहा है कि एक्सेस एग्रीगेट डिमांड है, यानी कि डिमांड ज्यादा है और उसको फुलफिल कर पाने की जो कैपेसिटी है प्रोड्यूसर्स के अंदर वो कम है, तो इसकी वजह से अगर आपका डिमांड प्रोडक्ट का ज्यादा और आप उसको दे नहीं पा रहे तो वो भी तो आपके लिए लॉस ही क्रिएट करेगा कि भाई आपने कस्टमर लौटा दिया, वहां से जो आपको प्रॉफिट आने वाला था वो आपका लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे नहीं, एग्रीगेट लेवल पे समझ रहे हैं, तो हम पूरी इकोनॉमी को ही लेके चल रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा, लॉस क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि अनफुलफिलमेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड का केस यहाँ पे अराइज हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे जो समझने वाली बात थी, अंडर एम्प्लॉयमेंट, डेफिसिट डिमांड में रिसोर्सेज का जो होता है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है। रिसोर्सेज का अंडर एम्प्लॉयमेंट कैसे होता है उसे जानते हैं। यहाँ पे डेफिसिट एग्रीगेट डिमांड के केस में अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है कि रिसोर्सेज जो है वो फुलर यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं, पूरी तरह से अच्छे से यूज नहीं हो पा रहे हैं, पोटेंशियल तो ज़्यादा है आउटपुट को जनरेट करने की, लेकिन जो डिमांड है वो क्या है, कम है, इसलिए जो है जब डिमांड ही कम है ऑलरेडी तो फिर जनरेट तो होगी ही नहीं, क्योंकि पता है कि डिमांड होनी नहीं है, तो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करके उसका कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, तो इस वजह से रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। इस थ्योरी को केनेशियन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। अब हम जानने वाले हैं कि इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप को गवर्नमेंट कैसे सॉल्व करती है, गवर्नमेंट कैसे इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी को लेके आती है, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे हम। और यहाँ पे जो है स्टेबिलिटी को लाने के लिए गवर्नमेंट के अलावा कौन सी अथॉरिटी जो रिस्पॉन्सिबल है स्टेबिलिटी के लिए, और क्या प्रैक्टिसेस होते हैं उनको इसको शॉर्ट आउट करने की इस प्रॉब्लम्स को, इनके बारे में जानने वाले हैं। तो यहाँ पे दो अथॉरिटी ऑलरेडी है, एग्जिस्ट करती है हमारी इकोनॉमी के अंदर। नंबर 1 जो है हमारी इंडियन गवर्नमेंट है और दूसरी हमारी आरबीआई है। इंडियन गवर्नमेंट इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी स्पाइरल को कंट्रोल करने के लिए जो मेजर्स तैयार करती है इंडियन गवर्नमेंट, उसे हम फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं, और जो हमारी आरबीआई करती है उसे हम मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। ठीक है, तो फॉर स्टेबिलिटी solutions for stability solution applied by authorities
फॉर स्टेबिलिटी सोल्यूशन अप्लाइड बाय अथॉरिटीज। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हमारे पास है दो, एक है इन्फ्लेशन और दूसरी है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्लियर? इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। नंबर 1 इज इन्फ्लेशन एंड नंबर 2 इज डिफ्लेशन। नंबर 1 में जो है इन्फ्लेशन को कैसे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, या जो दूसरी अथॉरिटी है जिसे हम आरबीआई बोलते हैं वो कैसे कंट्रोल करती है, डिफ्लेशन को कैसे कंट्रोल करती है। ठीक है, ये हमारा प्रॉब्लम है। अथॉरिटीज के एक बार नाम लिखते हैं। अथॉरिटीज मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। अथॉरिटीज नंबर 1 है गवर्नमेंट, नंबर 2 है आरबीआई। ओके, गवर्नमेंट जो पॉलिसी फ्रेम करती है, पॉलिसी, उसे हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। क्या बोलते हैं? फिस्कल पॉलिसी। गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी को तैयार करती है और आरबीआई जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी को तैयार करती है। अभी 1 तारीख को बजट आ जाएगा हमारा, ठीक है, वो भी मॉनेटरी पॉलिसी का ही पार्ट होगा। तो आरबीआई जो है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी को क्या करती है? फ्रेम करती है, और गवर्नमेंट जो है इंडियन गवर्नमेंट वो फिस्कल पॉलिसी को क्रिएट करती है। अभी जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई फिस्कल पॉलिसी है या जो आरबीआई के द्वारा बनाई गई मॉनेटरी पॉलिसी है, अब इसके क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं हम इनको जानेंगे। ठीक है, इनके इंस्ट्रूमेंट को जानेंगे और जो इंस्ट्रूमेंट है ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में किस तरह से वर्क करते हैं उसको जानेंगे। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट्स के नाम लिख लेते हैं इसके। देखिए, इन्फ्लेशन में और डिफ्लेशन में गवर्नमेंट क्या करती है? दोनों को कंट्रोल करने के लिए, दोनों को स्टेबल करने के लिए गवर्नमेंट के पास जो मेथड होते हैं वो गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस होते हैं। नंबर 1 होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जो है अपने एक्सपेंडिचर को इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में घटाती है और बढ़ाती है। इसके लिए मैं आपको पूरा चार्ट प्रोवाइड कराऊंगी किस तरह से, जो हम एक बार अभी चार्ट बनाएंगे इसका, और आप इसे कभी भी नहीं भूलने वाले, चाहे कैसा भी केस स्टडी बन जाए आपके पास। सेकेंड जो है आपका क्या है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। दूसरा है आपका प्राइवेट बोरोविंग। प्राइवेट बोरोविंग, ठीक है। तीसरा है बोरोविंग फ्रॉम आरबीआई। बोरोविंग फ्रॉम आरबीआई, गवर्नमेंट क्या करती है? आरबीआई से भी बोरो करती है। एक और है जो आपकी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है वो, अगर आरबीआई के पास भी अगर हमारी इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को, बेसिकली डिफ्लेशन को, इन्फ्लेशन के लिए तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डिफ्लेशन में जो है अगर गवर्नमेंट हमारी सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है आरबीआई से लोन पाने में, तो ऐसी कंडीशन में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का ऑप्शन गवर्नमेंट के पास आता है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी के जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? मॉनेटरी पॉलिसी के एक बार पार्ट हम करते हैं यहाँ पे। मॉनेटरी पॉलिसी के अपने 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव, दूसरा है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव। ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद जो है मैं आपको चार्ट बनवा के समझाती हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। हम आरबीआई के थ्रू लिए जाने वाले स्टेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसका चार्ट बनाएंगे। आरबीआई जिसका, जो आरबीआई की जो पॉलिसी है उसको हम मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से जानते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी का इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में कैसे वर्क होता है। सबसे पहले तो हमने मॉनेटरी पॉलिसी को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। एक था हमारा क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव बोल सकते हैं हम, तो पहला वाला क्वांटिटेटिव, और दूसरा जो था हमारा वो है क्वालिटेटिव। नंबर 1 क्वांटिटेटिव, नंबर 2 क्वालिटेटिव। देखो, क्वांटिटेटिव का मतलब होता है क्वांटिटी को जस्टिफाई करना, और क्वालिटेटिव का मतलब होता है क्वालिटी को जस्टिफाई करना, किसी भी चीज़ की क्वालिटीज़ को जस्टिफाई करना। ठीक है, तो दोनों में यही है, थोड़ा सा इन दोनों में डिफरेंस है। दोनों का वर्क जो है, मोटो जो है वो क्या है? सेम है। दोनों ही इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए होते हैं, दोनों ही इकोनॉमी में स्टेबिलिटी को लाने के लिए यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले इसके हम मेजर्स को जानेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि इन्फ्लेशन में इनका वर्क क्या होता है। इन्फ्लेशन और यहाँ डिफ्लेशन।
पूरा चार्ट बना के आज हम इसको समझ लेंगे अच्छे से, और फिर आपका ये जो कन्फ्यूज़न है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। क्वांटिटेटिव में आपका जो आता है वो ए है आपका, सबसे पहला जो है क्वालिटेटिव में सबसे पहला आता है आपका CRR। क्या SLR ये दोनों ही पार्ट हैं किसके, LRR के। ठीक, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, फिर बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। देखिए सबसे पहले समझिए कि CRR क्या होता है। CRR जो है आप लोगों ने बैंकिंग चैप्टर किया था फर्स्ट टर्म में, जिसमें था आपका कि बैंक जो है वो क्या करती है, मनी क्रिएशन करती है इकोनॉमी के अंदर, और जो मनी क्रिएशन होता है उसको कंट्रोल करती है RBI, यानी CRR का रेट और SLR का रेट डिफाइन करती है। और जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं वो RBI की बनाई हुई पॉलिसी को मानने के लिए क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं और उन्हें मानना ही पड़ता है। तो यहाँ पे क्या करती है RBI CRR का रेट फिक्स करती है, यानी कि CRR का रेट एक ऐसा रेट होता है, कैश रिजर्व रेशियो जिसे हम बोलते हैं, जो RBI के कहने पर कॉमर्शियल बैंक जो है अपने पास रखती है। यानी जो डिपॉजिट आता है कॉमर्शियल बैंक के पास, चाहे वो प्राइमरी लेवल पे हो चाहे वो सेकेंडरी लेवल पे हो, उस डिपॉजिट का उतने % अपने पास रखती है। और CRR का जो पैसा होता है वो कॉमर्शियल बैंक RBI के पास जाकर डिपॉजिट कराती है, यानी वहाँ पर डिपॉजिट करके रखती है, अपने पास नहीं रखती है। कॉमर्शियल बैंक जो है वो RBI के पास डिपॉजिट करके CRR की अमाउंट को रखती है। क्लियर। अब इसका रेट जो होता है वो RBI बताती है कि कितने % आपको रखना है, वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के हिसाब से बताती है। अगर इन्फ्लेशन होगा तो मार्केट में क्या होना चाहिए, इकोनॉमी में पैसा, मनी जो है वो फ्लो कम होना चाहिए, तो कम होना चाहिए, यानी कि CRR का रेट क्या हो जाएगा, CRR का रेट क्या करेगी RBI, CRR का रेट क्या करेगी, इकोनॉमी में पैसा कम होना चाहिए। तो कम कब होगा, जब CRR का रेट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है कॉमर्शियल बैंक को अपने पास डिपॉजिट करके RBI के पास जमा कराना पड़ेगा। डिफ्लेशन में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। ओके, SLR का रेट क्या होता है, SLR क्या होता है पहले इसे समझिए। SLR को बोलते हैं स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें कॉमर्शियल बैंक जो है अपने पास कैश के फॉर्म में भी मनी को नहीं रख करके क्या करती है, यहाँ पर गोल्ड के फॉर्म लिक्विड एसेट अपने पास रखती है। लिक्विड एसेट का मतलब होता है कम से कम समय में जिसको हम कैश में कन्वर्ट करा लें, ठीक है, बहुत ही कम समय में। तो लिक्विड एसेट के तौर पर अपने पास रखती है, ये RBI के पास जमा नहीं कराती है। तो SLR का रेट क्या होता है, वो भी क्या होता है, बढ़ जाता है और डिफ्लेशन में घट जाता है। रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट जो होता है, रेपो रेट का मतलब होता है कि कॉमर्शियल बैंक जो है जब RBI से लोन लेती है, कॉमर्शियल बैंक RBI से लोन लेती है, तो कॉमर्शियल बैंक RBI के पास कुछ इंटरेस्ट पे करती है। इंटरेस्ट पे करती है, तो जो इंटरेस्ट पे करती है उस इंटरेस्ट के रेट को हम रेपो रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेपो रेट। ठीक है, तो रेपो रेट क्या होता है, इंटरेस्ट कॉमर्शियल बैंक पे कर रही है ना, तो यानी कि कॉमर्शियल बैंक जो है अगर ज़्यादा खर्चा कर रही है तो लोन कम दे पाएगी, इकोनॉमी में पैसा कम होगा, यानी रेपो रेट क्या होना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए, इन्फ्लेशन में, डिफ्लेशन में घट जाना चाहिए। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है कि कैसे जो है जब हमारी कॉमर्शियल बैंक के पास एक्सेस मनी होती है, कॉमर्शियल बैंक जो है अपना पैसा RBI के पास डिपॉजिट करती है। आपकी लोन नहीं ले रही है, आपकी डिपॉजिट कर रही है, तो डिपॉजिट करते हो आप कहीं पे तो आपको इंटरेस्ट मिलता है। सिमिलरली कॉमर्शियल बैंक को भी RBI से इंटरेस्ट मिलता है, और जो इंटरेस्ट मिलता है उस इंटरेस्ट की रेट को हम यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट यानी कि अब क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन है, लॉजिकली समझो, इन्फ्लेशन है। कॉमर्शियल बैंक क्या चाहती है, कॉमर्शियल बैंक यानी RBI क्या करेगी, रिवर्स रेपो रेट को क्या करेगी, कॉमर्शियल बैंक जो है वो अपना पैसा RBI के पास डिपॉजिट कराती है। तो ऐसी केस में क्या करता है, RBI क्या करती है, अगर इन्फ्लेशन होता है तो RBI चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा RBI के पास डिपॉजिट हो जाए, तो ऐसी केस में RBI क्या करती है, इंटरेस्ट के रेट को बढ़ा देती है।
रिवर्स रेपो रेट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉमर्शियल बैंक जो है अट्रैक्ट हो जाएं कि अरे आरबीआई ही अच्छा इंटरेस्ट दे रहा है तो कहीं और क्यों इन्वेस्ट करना और रिस्क ज़्यादा क्यों लेना, है ना। तो आप क्या करेंगे, जैसे आप अपना पैसा बैंक में रखते हो तो सिक्योर होता है, ऐसे ही आरबीआई के पास अगर कॉमर्शियल बैंक अपना पैसा रखते तो वो भी सिक्योर होता है। तो यानी कि क्या होगा, रेट बढ़ जाएगा और डिफ्लेशन में क्या हो जाएगा, रेट घट जाएगा, क्योंकि आरबीआई चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकोनॉमी में सर्कुलेट हो, तो क्या करेगी, इंटरेस्ट के रेट को घटा देगी ताकि आरबीआई के पास कॉमर्शियल बैंक अपना पैसा डिपॉजिट ना कर पाए और मार्केट में उसको इन्वेस्ट करके वहाँ से अर्न करे। ठीक है, इससे मार्केट में मनी फ्लो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आपका बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट सेम ऐसे रेपो रेट की तरह ही होता है। इसमें भी कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेती है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो अलग अलग होता है। ये क्या होता है, ये इमरजेंसी लोन की तरह होता है जो कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लेती है। तो सेम कॉन्सेप्ट रेपो रेट वाला यहाँ भी अप्लाई हो जाएगा, इंक्रीज और डिक्रीज। नंबर 1 मोरल सुएशन, मोरल सुएशन। नंबर 2 क्रेडिट राशनिंग, और नंबर 3 है आपका ओके। अब इसका क्या इफेक्ट होता है, इन्फ्लेशन में मोरल सुएशन क्या होता है, मोरल सुएशन का मतलब होता है प्रेशर डालना। ये सारे क्या हैं, अपनी चीज़ों को, अपने बनाए रूल रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए आरबीआई जो है कॉमर्शियल बैंक को बाउंड करती है, प्रेशर डालती है, तो इसे बोलते हैं मोरल सुएशन। इन्फ्लेशन में प्रेशर को बढ़ा देती है ताकि कम पैसा मार्केट में इकोनॉमी में सर्कुलेट हो, और डिफ्लेशन में घटा देती है। क्रेडिट राशनिंग की बात करें, क्रेडिट राशनिंग यानी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन का, यानी बिजनेसमैन का पर्टिकुलर बिजनेस के लिए एक कोटा फिक्स कर देती है कि एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए किसी बिजनेसमैन को कितना ही पैसा देना चाहिए। ये नहीं कि मतलब जितना चाहे उतना वो ले सकता है। अगर ऐसा होता तो जितने बड़े बिजनेसमैन है वो सारा पैसा इकोनॉमी का लेके वही यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, हाँ, हालांकि वो दोबारा घूम के इकोनॉमी में आता है और ऐसा होता भी है, लेकिन सारा नहीं ले पाते हैं, कुछ मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लिए भी रह जाता है। ठीक है, अब लोअर क्लास की बात कर दी तो ये भी बताना चाहिए कि यहाँ पे कुछ जो होती हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। जो फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर पाते हैं वो अपने फॉर्मेलिटीज़ के और अपने जो है जो भी उनकी एलिजिबिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग ही लोन पाते हैं। क्रेडिट राशनिंग में क्या होता है, क्रेडिट राशनिंग में क्या होता है, कोटा फिक्स हो जाता है। इन्फ्लेशन में क्या होता है, जो राशनिंग का जो रेट होता है, यानी किसको कितना ही क्रेडिट मिलना चाहिए, वो क्या होता है, उसको लिमिट कर देते हैं, यानी कम कर देते हैं, और डिफ्लेशन में बढ़ा देते हैं। मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब है कॉमर्शियल बैंक जो है वो मॉर्गेज लोन देती है। मॉर्गेज लोन का मतलब कि एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए कितना लोन देना चाहिए। के बाद मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब कि कॉमर्शियल बैंक जो है जब किसी पब्लिक में किसी पर्सन को लोन देती है तो बदले में कुछ अपने पास मॉर्गेज रखती है, और वो जो मॉर्गेज होता है उसकी अमाउंट क्या होती है वो आरबीआई डिसाइड करती है। इन्फ्लेशन में मॉर्गेज का जो रेट होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, और डिफ्लेशन में घट जाता है। ठीक है, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि आरबीआई चाहती है कि कम से कम पैसा मार्केट में सर्कुलेट हो इन्फ्लेशन के टाइम पर, तो मॉर्गेज रेट क्या होता है, बढ़ा देती है। जैसे किसी को अगर 1 लाख लोन चाहिए तो कम से कम वो 1,20,000 का क्या करे, मॉर्गेज ला के कुछ रखे, यानी कोई भी प्रॉपर्टी कागज है कुछ भी अपने आरबीआई के पास, सॉरी कॉमर्शियल बैंक के पास रखे। ठीक है, ये एक हाइपोथेटिकल मैंने वैल्यू डिसाइड की है। और अगर डिफ्लेशन है तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर किसी को 1 लाख लोन चाहिए तो सिर्फ 1,10,000 रख दे। ठीक है, उस पर ही आरबीआई मान जा रही है। हालांकि रेट जो होता है 30 और 70 का जो होता है, रेशियो जो होता है 70 और 100 का चलता है। अगर 1 लाख किसी को लोन, 70,000 किसी को लोन चाहिए तो उसे 1 लाख रुपए जो है वो आरबीआई के पास लगभग जो है रखने पड़ते हैं। एग्जैक्ट नहीं है, लगभग वो घटता और बढ़ता रहता है, तो ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। ठीक है, वो तो अलग अलग बैंक का अलग अलग हिसाब किताब होता है, वो भी आरबीआई के कंसर्न के अकॉर्डिंग ही होता है। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट का रेट जो होता है इन्फ्लेशन में इंक्रीज हो जाता है, डिफ्लेशन में डिक्रीज हो जाता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि मॉर्गेज गवर्नमेंट के मॉर्गेज जो है आरबीआई के परमिशन के अकॉर्डिंग कितना कमर्शियल बैंक अपने पास रखवाएगी। इन्फ्लेशन होगा तो ज़्यादा उसको चाहिए, डिफ्लेशन होगा कम। अब ज़्यादा आपसे मॉर्गेज कोई मांगेगा तो आपके पास उतनी एलिजिबिलिटी खत्म हो जाएगी, तो आप क्या करेंगे, नहीं लेंगे लोन, यानी मार्केट में कम पैसा आएगा, या फिर अगर आप लेंगे तो कम लेंगे। ठीक है, तो भी मार्केट में कम आएगा मनी सर्कुलेशन, तो यानी इन्फ्लेशन में कम हो जाएगा और डिफ्लेशन में वाइस वर्सा कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसी के साथ